अंदर स्कूल पे जुपिटर के अंदर पहले ये होता था कि जब हम वो करते थे ना, प्रिंट करवाते थे, तो वो एक अलग से विंडो खुलती थी। उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ये किया था, पर अब बाय डिफॉल्ट आ गया उसमें जुपिटर में कि वो उसमें प्रिंट हो। यार वो प्रोजेक्ट कैसे आता था? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। प्रोजेक्ट की सेटिंग का आईडी है वो आपने बताया था, विंडोज पी। विंडोज पी। गाइस नोटबुक डाउनलोड होगी सबकी? अच्छा, इसमें आपने पूछा है कि sns.set और matplotlib inline। मैटप्लॉटलिब इनलाइन का तो ये भाई ने बताया। और sns.set क्या करता है कि आपकी जो सीबॉन्ड का जो वो है थीम है वो सेट करता है। इसके अंदर आप कलर पैलेट्स की थीम डिसाइड सेट कर सकते हो, आप इसके अंदर फॉन्ट्स डिसाइड कर सकते हो, आपने काफी चीजें हैं इसकी। आप sns.set की ना पूरी आप जाके पढ़ सकते हो, इसके अंदर मल्टीपल वो हैं। ये एक दफा बल्कि मैंने यूज भी किया था। जो अक्सर ऐसा होता है कि ना मेरी विजुअलाइजेशन में, जैसे हमने ईडीए जब किया था टाइटैनिक वाला आप लोगों ने, तो उसके अंदर अक्सर ग्रीन ब्लू और रेड आ रही होंगे, तो किसी के पास ग्रीन येलो और ब्लू आ रहा होता है। आप लोगों में से सबके पास वही आ रहा था जो यहाँ पे आ रहा था? खैर पिछले प्रीवियस बैचेस में इस तरह का इशू था, या इवन मेरे पास भी था। तो वो कलर्स में ये होता है कि फिर वो एसएनएस की थीम चेंज हुई भी थी या क्या। तो वो आप sns.set का पूरा एक टूवर्ड्स मीडियम का ना एक आर्टिकल भी है। मैं बल्कि ना ये एक दिन बैठ के सारे जितने रेफरेंसेस हैं सबके आर्टिकल्स ना शेयर कर दूंगा आपके साथ ग्रुप पे, या इवन जो हमारी लास्ट क्लास होगी उसमें हम ये डिस्कस भी करेंगे वे फॉरवर्ड और आगे सारी वाली चीजें। तो उसके अंदर मैंने ये आर्टिकल्स आपको दे दूंगा। अच्छा, और इसके अंदर ना दो ऊपर आप लोग देखो तो आपके पास ML एक्सटेंड है और एक है नेटवर्क एक्स। ये इंस्टॉल कर लें अपने पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा सेट है वो groceries.csv है। ये सर, ये जो सेकंड वाला है इस पे एरर दे रहा है कि pip3 इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल। इसको पिप कर लें, इसको 3 हटा दें। क्योंकि आप लोगों ने इंस्टॉलेशन लेटेस्ट की होंगे तो लेटेस्ट पिप ही इंस्टॉल्ड होगा। सो वो जो भी पिप है 1 है 2 है 3 है तो वो उस हिसाब से उसको डाउनलोड कर लेगा। सो पिप का वैसे तो आइडिया है ना, पिप क्या करता है? पिप पाइथन पैकेज इंस्टॉलर है, ठीक है। सो जब पाइथन आप इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ वो पिप भी इंस्टॉल हो जाती है। सो आपको ताकि खुद से जाके इंस्टॉल ना करनी पड़े चीजें, वो पिप के थ्रू आ जाती हैं। या पिप के अंदर एटलीस्ट नेटवर्क एक्स मैंने अगर कहा है तो पिप के अंदर पड़ा हुआ है पूरा लिंक, नेटवर्क एक्स मैंने कहाँ से जाके डाउनलोड करना है, ठीक है। वरना आपको पूरा वो, अगर पिप ना होता तो हम ये चीजें डाउनलोड कैसे करनी पड़ती कि जहाँ पे इसकी रेपोजिटरी का जो एड्रेस है पूरा वहां से जाके करना पड़ता। सो पिप ये कहता है कि, और अगर आपने मतलब खुद से कोई लाइब्रेरी बनानी है, कोई पैकेज बनाना है, तो फिर वो पिप वालों को कांटेक्ट करके वो अपने अंदर उसको इंक्लूड करेंगे, तब आप यहाँ से डायरेक्ट लाइब्रेरी का नाम देके वो इंस्टॉल कर सकते हो।
वरना ये जिस तरह थोड़ी YouTube को स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर देंगे थोड़ी। अच्छा बेहतर है, जी ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है। सो groceries.csv हम इंपोर्ट करते हैं, और अगर आप देखो तो आपके पास, जिस तरह मैं कह रहा था कि जो ट्रांजैक्शनल डाटा आता है आपके पास, तो वो इस तरह की इस फॉर्म में आया है कि जी पहली जो ट्रांजैक्शन हुई है उसने सिट्रस फ्रूट लिया है, सेमी फिनिश्ड ब्रेड उसने एक ली है, मार्गरेन लिया है, आगे समथिंग एल्स। ठीक है। सो अब जो दूसरा बंदा है इसने ट्रॉपिकल फ्रूट, योगर्ट और कॉफी ली है। सिमिलरली तीसरे ने सिर्फ होल मिल्क लिया है। ठीक है। और उसने पिप फ्रूट योगर्ट, क्रीम चीज, मीट, स्प्रेड, तो इस तरह मल्टीपल आपके पास वो आ रहे हैं। और अगर मैं अभी सिर्फ यहीं से देख लूं तो मेरे पास, अगर मैं देखूं कि यूनिक आइटम, तो वो बहुत ज्यादा बनेंगे। ठीक है। और ट्रांजेक्शन हमारे पास जो है वो 700 है। तो 700 बंदों की हमारे पास बिहेवियर है कि उन्होंने कैसे क्या चीजें बाय की हैं। तो आपके पास एक स्ट्रिंग फंक्शन था डॉट लोअर या डॉट अपर। ठीक है। तो जब भी आप, ये एक अच्छी अप्रोच है, जब भी आप, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो आपको देख के क्या लग रहा है कि सारे जितने भी आइटम्स हैं वो सारे स्मॉलर केस में है। बट फिर भी टू बी ऑन दी सेफर साइड, टू बी श्योर, आप जब भी स्ट्रिंग के साथ काम करो तो 3-4 चीजें आपने लाजमी करनी है कि आप उसको किसी एक स्केल में ले आओ, या सारों को अपर ले जाओ, सारों को लोअर ले जाओ। ठीक है। ताकि उनके ऊपर, क्योंकि जब हम बाद में जाके वो भी कर रहे होते हैं ना, कि जब हम कोई क्यूरी लगाते हैं कि वेयर आइटम इज इक्वल टू ब्रेड, तो फिर आपके लिए आसानी होती है कि आपको कि कैपिटल बी में ब्रेड थी या स्मॉल में थी, उस झंझट से आप निकल जाते हो। तो हमने टू बी ऑन द सेफर साइड सारा डॉट स्ट्रिंग डॉट लोअर कर लिया है, और उसके बाद देखा है अपना, तो हमारे पास सारे, क्योंकि ऑलरेडी लोअर में थे, ये फिर लोअर में ही आ रहे हैं। तो अब चीज नीन ये है कि हमने क्या करना है, इसको, इस डेटा को वन हॉट करना है। सो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो कन्वर्टिंग इनटू लिस्ट, हमने अब क्या करना है कि हर आइटम को, हर एक लिस्ट के एक एलिमेंट के तौर पे ट्रीट करना है। अभी मेरी पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना, याद है एक असाइनमेंट भी या टास्क किसी असाइनमेंट में था, या क्लास में भी ये चीज थी कि वो वर्ड को रिजल्ट में और रिजल्ट को वर्ड में करना था फॉर लूप के थ्रू। पहली क्लास में थी। हाँ। सो वो वही चीज यहाँ पे करनी है आपने। क्या क्या आपने कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट उठाने हैं और उसको लिस्ट में अपेंड कराते जाना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एरे बना रहा हूँ, df items डॉट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट कॉमा डॉट वैल्यूज। ठीक है। सो अब अगर हम इंडिविजुअली इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या है, df items डॉट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट होगा, मतलब कि हर आइटम के ऊपर जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो कॉमा सेपरेटेड स्प्लिट, और डॉट वैल्यूज को हमने, वैल्यू की अगर टाइप देखें तो वो क्या है, आइटम्स की एनडीआर है। और आइटम्स को अगर आप विजुलाइज करें तो आपके पास, सॉरी स्पेलिंग गलत हो, तो आपके पास ये एक एरे आ रही है, और उस एरे के अंदर क्या है, आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है, हर ट्रांजैक्शन की एक लिस्ट आ रही है कॉमा सेपरेटेड। तो पहला सिट्रस फ्रूट है, फिर दूसरा एलिमेंट उसका सेमी फिनिश्ड ब्रेड है, फिनिश्ड ब्रेड। और आइटम से अगर मैं शेप देखूं तो मेरे पास 700 इस एरे के अंदर लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है। और अगर मैं आइटम्स डॉट टू लिस्ट का फंक्शन लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, इस एरे को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो अब अगर आप देखो तो एक लिस्ट, पहले एक एरे के अंदर लिस्ट थी, अब एक लिस्ट के अंदर लिस्ट पड़ी हुई है बहुत सारी। ठीक है। और अब अगर हम इसका टाइप देखें तो वो मेरे पास लिस्ट टाइप आ गई हुई है। ठीक है। तो अब आपने जिस तरह वन हॉट एनकोड किया था, वन हॉट एनकोड क्या करता था, एक आपके पास डेटा फ्रेम था, और कॉलम्स की यूनिक वैल्यूज को वो एक कॉलम बना देता था कि अगर जेंडर है तो जेंडर के अंदर 2 वैल्यूज आ रही हैं, यूनिक वैल्यूज उस पूरे कॉलम में।
तो फिर उसको वो अलग-अलग कॉलम बनाता था। तो अभी हमारे पास जो इसका डाटा पड़ा हुआ है वो क्या पड़ा हुआ है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, कि एक बड़ी लिस्ट है उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट पड़ी हुई है। तो अब इसको दो तरीके हैं, या तो आप पहले उस फॉर्म में ले जाओ, एक डाटा फ्रेम की शेप में ले जाओ, और फिर उसके ऊपर वन हॉट जो pd.getDummies का फंक्शन है वो लगा दो। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास है ट्रांजैक्शन एनकोडर का एक फंक्शन है, mlextend.preprocessing के अंदर आपके पास एक ट्रांजैक्शन एनकोडर का फंक्शन है। ये ट्रांजैक्शन एनकोडर का फंक्शन भी वही काम करता है, बट ये क्या लेता है एज एन इनपुट, जिस फॉर्म में हमें चाहिए था, जो डाटा हमने जिस फॉर्म में बनाया है ये वो लेता है। अगर आप इसको पढ़ लें तो ये एक इंपोर्ट पहले कर लें और इसको हम देखें तो इनपुट लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है, यूनिक लिस्ट ऑफ यूनिक नेम्स इन द एक्स इनपुट लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, सो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट में अगर आपके पास डाटा पड़ा हुआ है इस फॉर्म में तो फिर आप उसको ट्रांजैक्शन एनकोडर के थ्रू कर सकते हो। ये तो ये आपके ऊपर आपके पास डाटा किस फॉर्म में था, अब डिफरेंट तरीके से आप इसको इस तरह भी कर सकते थे। अभी तो हमने यहाँ पे ये चीज लगाई डॉट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट डॉट वैल्यूज, तो आपको एक अरे में चला गया और वहां से हम लोग लिस्ट में ले आए। आप इसको डायरेक्ट अलग डाटा फ्रेम भी बना सकते थे। ठीक है, डॉट स्प्लिट तो कर देता है लेकिन उनको लिस्ट में डाल देता है। फिर जब हमने डॉट वैल्यूज किया वो फिर ये लिस्ट एरे में चली गई। डॉट वैल्यूज जो होती है ना वो आपकी डॉट स्प्लिट जब आप करते हो तो वो ऑलरेडी एक लिस्ट दे देता है, लिस्ट दे देता है। और डॉट वैल्यूज जब आप कर दोगे तो वो आपको एक एरे में चला जाएगा। ठीक है, सर वैल्यूज तो वो होंगी ना जो उसके अंदर आइटम्स हैं और इंडेक्स भी रिटर्न करते हैं, एरे दे रहे हैं ना, तो वैल्यूज हमें चाहिए, जैसे हमें हाँ। स्ट्रिंग पड़ी है वो चाहिए। अच्छा, सो अब हमने डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया और हमारे पास एक टी एरे आ गई है। ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शनल एनकोडर एरे। अब इस एरे को अब मैंने डॉट कॉलम्स करें अगर आप, तो आपके पास ये सारे यूनिक प्रोडक्ट्स आ गए हैं आपके पास। तो ये अगर हम इसका वो कर लूं, मैं सिर्फ काउंट कर लूं कि कितने हैं, तो इसको मैं लेंथ पे करूंगा तो मेरे पास इसकी वो आ जाएगी। ये एक पूरी लिस्ट है ना। सो 152 मेरे पास यूनिक आइटम्स हैं और 152 की फिर आप देखो कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको एक डाटा फ्रेम की शेप में ले गया हूँ जहाँ पे मैंने कॉलम भी डाल दी हैं। सो df डॉट शेप करूंगा तो मेरे पास 700 ट्रांजैक्शंस हैं अगेंस्ट 152 फीचर्स। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज हमने अप्लाई करना है अपना ए प्रियोरी एल्गोरिथम। ठीक है, अब जब अब ए प्रियोरी एल्गोरिथम हमने कहाँ से निकाला, ml extend से, ml extend डॉट फ्रीक्वेंट पैटर्न्स इंपोर्ट ए प्रियोरी। ए प्रियोरी के लिए हम लोग एक चीज देते होते थे, मिनिमम सपोर्ट। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट क्या होती थी, इससे कम हो गए तो वो threshold जो हम कह रहे थे। 700 ट्रांजैक्शन में से अगर मेरे पास जो 1% बनता है वो क्या बनता है 700 का 7। ठीक है, सो अगर कोई आइटम, लेट से जो ऊपर आइटम था ये योगर्ट है या ये जो जी बैग पता नहीं कौन सा, अगर तो ये 7 दफा आएगा तभी ये इंक्लूड होगा, वरना ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, या ये ऊपर UHT मिल्क कौन सा, सोडा सोप सॉफ्टनर। ठीक है, सो हमने यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट, और मिनिमम सपोर्ट बाय डिफॉल्ट ए प्रियोरी एल्गोरिथम के अंदर कितनी होती है
0.5, ठीक है, 5%। और यूज कॉलम्स, मैक्स लेंथ, वर्बॉस का पता है आपको, लो मेमोरी, फॉल्स हुआ है, ठीक है। तो हमने मिनिमम सपोर्ट यहाँ पे 0.01 किया है। तो अगर आप देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, तो टोटल फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स कितने बने हैं? 314 रोज है। 314 वही बने वही। ठीक है। सो टोटल 152 थे। तो पहले काम क्या किया इसने, एप्रियोरी ने 152 में से सबकी मिनिमम सपोर्ट निकाली, उसमें से जो मिनिमम थे उनको पहले ही उसके अंदर फिल्टर कर दिया, जो रिमेनिंग रह गए उनके कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 बनाए, दो के, फिर सपोर्ट निकाली, फिर थ्रेशोल्ड लगाया, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 निकाले, और एट द एंड आप देखो तो आखिरी जो 313 रो है उसके अंदर कितने हैं? 3 के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर 3 के कॉम्बिनेशन की आप देखो कितनी रो, बहुत सारी रोज होंगे ऐसे, ठीक है। सो ट्रॉपिकल फ्रूट, योगर्ट होल मिल्क सोडा, योगर्ट होल मिल्क सॉसेज, ठीक है। सो योगर्ट और होल मिल्क जो है उसका आपको अभी से पता चल रहा है कि कोई ना कोई रूल बनेगा जो कि बड़ा अच्छा होने वाला है। तो इसमें ये कि मतलब 4 आइटम्स वाले कम एग्जिस्ट कर रहे हैं जो हमारी थ्रेशोल्ड से मतलब ये हाँ है ही नहीं मेरे ख्याल में, 4th वाला पता नहीं शायद आया कि नहीं आया, आगे जाके देखते हैं। अभी तक तो 3 वाले ही मैक्स आ रहे हैं, ठीक है। और इनकी साथ यहाँ पे सपोर्ट आ रही है। अब ये जो सपोर्ट है 0.1 मतलब 0.12, ये वो हो जाएगा ना, 0.01 से ग्रेटर है ना, हाँ इसलिए रखा हुआ है। तो ये अब इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ रही है, जॉइंट सपोर्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न से हमने एसोसिएशन रूल्स निकालने हैं, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया, एक एप्रियोरी एल्गोरिथम है, एप्रियोरी आपको फ्रीक्वेंट आइटम सेट निकाल के देता है। देन उसके बाद आपने एसोसिएशन रूल्स निकालने हैं, उसके ऊपर आपके पास क्राइटेरिया है। हमने फ्रीक्वेंट आइटम सेट दिया और अपना मैट्रिक डिफाइन किया कि किसकी बेसिस के ऊपर आपने रूल निकालना है, और फिर मिनिमम थ्रेशोल्ड। तो ये जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है ये क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाले होंगे उनको इसके 0.5 से ज्यादा या कम उनको डिस्कार्ड कर देगा। ये कॉन्फिडेंस पे देख रहा होगा ना। हाँ, सो बाय डिफॉल्ट भी जो मेट्रिक है वो कॉन्फिडेंस है। मिनिमम थ्रेशोल्ड बाय डिफॉल्ट 80% है, मतलब कि 80% कॉन्फिडेंस जिसका होगा सिर्फ वही आएंगे। सो हमने क्या लगाया कॉन्फिडेंस पे और मिनिमम थ्रेशोल्ड 0.5 पे। सो थ्रेशोल्ड कॉन्फिडेंस पे इसलिए लगाया हमने, मैट्रिक हमने कॉन्फिडेंस क्यों रखा हुआ है? क्योंकि कॉन्फिडेंस चल रहा होता है एंटीसीडेंट की बेस के ऊपर, यही है ना, कि गिवन की बेस पे चल रहा होता है। सो आपकी अगर एंटीसीडेंट की अकरेंस बहुत कम है, अब मिनिमम थ्रेशोल्ड 50% हमने लगाया है, तो जिसकी कॉन्फिडेंस 50 से कम होगी उनके ऊपर लेफ्ट और बाकी चीजों को देखने का फायदा ही नहीं, ठीक है। तो वो हमने निकाल दी। सो उसके बाद हमने रूल्स बनाए हैं। सो अब आपके पास टोटल जो रूल्स हैं, इसकी शेप नीचे आ रही होगी, नहीं आ रही? ऑन कर लिया क्या हुआ? ओए होए, एम दब गया, उसका वो चेंज हो गया। तो 23 रूल्स मेरे पास निकल के आए हैं जो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं 50% ग्रेटर कॉन्फिडेंस को। और ये अगर आप देखो तो आपके पास ये 50% कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो 50 से कम कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगेन अगर आपके पास बहुत ज्यादा रूल्स निकल आते हैं एंड पे, मतलब 50% थ्रेशोल्ड के बाद भी, तो आप इसको थ्रेशोल्ड को चेंज भी कर सकते हो। तो लेट से अगर मैं 80 करता हूँ तो मेरे पास ये नंबर सिर्फ 3 रूल्स, ठीक है। सो कुछ सिग्निफिकेंट रूल्स तो होने चाहिए, 15-20 तो होने चाहिए, ठीक है। तो इसको 0.5 ही रखते हैं। सो ये सारे रूल्स हैं। सीरियल्स और होल मिल्क
का कॉन्फिडेंस 87% आ रहा है। इसका क्या मतलब है? एंटीसीडेंट सीरियल है, Yes. तो होल मिल्क गिवन सीरियल मतलब सीरियल के बाद होल Whole मिल्क जो लोग लेते हैं उसका कॉन्फिडेंस 87% आ रहा है। और अगर आगे आप आगे देखो, अच्छा एंटीसीडेंट की सपोर्ट कितनी है, सीरियल्स की सपोर्ट कितनी है? 0.011 0.011 और कॉन्सिक्वेंट की सपोर्ट कितनी है? 0.5 25%। ठीक है, सो होल मिल्क जो है वो एक अच्छा एंटीसीडेंट बन सकता है। Yes. ठीक है, और और इसमें अगर आप आगे जाके देखो तो इसी वजह से इसकी लेवरेज देखो कितनी कम है, कन्विक्शन लिफ्ट। 3.4 है, ठीक हो है, सकता है 3.5 भी नहीं। ठीक है। अब इसकी आगे हम बात करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो सपोर्ट में मैंने क्या किया, रूल्स डॉट सपोर्ट डॉट वैल्यूज। रूल्स मेरा डाटा फ्रेम था, उसमें से मैंने सपोर्ट मेरा कॉलम है उसकी वैल्यूज उठा के सपोर्ट में रख ली, कॉन्फिडेंस और उनकी। ठीक है, अब इसको हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब मैं इस को सॉर्ट अगर करना चाहूँ ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि अभी देखो ना कंफ्यूजन हो रही है कैसे देखना है कैसे नहीं देखना, सॉर्ट कैसे कर सकता हूँ डाटा फ्रेम? से कॉन्फिडेंस डॉट सॉर्ट वैल्यूज, और यहाँ पे आप दोगे अपने कॉलम का नाम बाय में, तो सॉर्ट बाय लिफ्ट, और अच्छा एक्सेस भी देना है, तो एक्सेस बाय डिफॉल्ट अब क्या कह रहे हैं, मल्टीपल और सर अरे में देंगे मेरे ख्याल एरे में वो लिस्ट है। वो लिस्ट लिस्ट बना दें तो हाँ, कॉन्फिडेंस। अब क्या कह रहे हैं, से। लिफ्ट, सो यहाँ पे गैप आ रहा है, कॉलम की नेम निकाल के कॉपी कर। लिफ्ट के नहीं स्पेस तो नहीं है वैसे। अच्छा इसको मैं एक दूं अगर, लिफ्ट को आगे कोई और देगा। उस पे भी देगा, उसकी एग्जांपल देखते हैं वो देख कैसे रहा है। अक्सर ना वो बाय इज इक्वल टू कॉलम 1 और वो भी इसके अंदर है, चीजें इसके अंदर है। हाँ वो तो हमने क्या इशू है यार, कॉन्फिडेंस करें। हम्म
एक्स से 0 करके देखिए, क्योंकि जो डेटा हम सॉर्ट करने लगे हैं वो तो रोज में पड़ा हुआ है। ठीक है। सही कह रहे हैं सर। और ये सेंडिंग थ्रू अगर हमने पॉज करना, अच्छा जी। तो अब आपके पास हाईएस्ट जो लिफ्ट आई है वो कहाँ पे आई है? फ्रूट, वेजिटेबल जूस और होल मिल्क एंटीसीडेंट है और कॉन्सिक्वेंट है योगर्ट। सो जो भी होल मिल्क लेगा और फ्रूट वेजिटेबल जूस ले रहा है, वो योगर्ट लेने का जो उसकी सपोर्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, वो मतलब 55% प्रोबेबिलिटी है योगर्ट की, अगर एक बंदे ने फ्रूट जूस और मिल्क लिया है, ठीक है, और वो कोई स्मूदी बनाना चाह रहा है, ठीक है, दूध दही और फ्रूट जूस लगा के, सो 55% कॉन्फिडेंस है और उसकी जो लिफ्ट है दैट इज 4.80। और अगर आप लेवरेज देखो तो 0 पॉइंट, सो हाईएस्ट लेवरेज कहाँ पे आ रही है? जीरो पॉइंट जीरो वन ही है 0.01 ही है हाईएस्ट ना। सर नीचे 0.012 भी है ये है फ्रैंकफर्टर और रोल बंस का लिफ्ट भी है, कॉन्फिडेंस भी है। और सॉसेज, रूट वेजिटेबल्स, रोल बंस। तो अब यहाँ पे ना देखने वाली चीज ये है कि योगर्ट की अपनी जो है वो 11% है, और जो फ्रूट वेजिटेबल जूस और होल मिल्क का जो सपोर्ट है, फ्रीक्वेंसी है, वो मतलब 2% है, ठीक है, और इसकी 11 है। सो इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट है और कॉन्फिडेंस भी आ रही है। तो सबसे अच्छा जो आइडेंटिफाई करना है, अगर आप देखो तो सबसे हाईएस्ट एंटीसीडेंट की फ्रीक्वेंसी सपोर्ट कहाँ पे आ रही है? जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव 0.05 नीचे ये आ रही सर। ये सर 0.06 भी है 68 1 पे। ठीक है। और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारे पास है जूस, योगर्ट और होल मिल्क। तो वो ये देखो, अगर आप तो ये इस रूल के अंदर और इस रूल के अंदर डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ ऊपर वाले में योगर्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंट है और यहाँ पे होल मिल्क वही हो गया सर। वो है। लेकिन अगर आप इन दोनों में से अगर आपने डिसाइड करना है कि कौन सा बेहतर है, तो उसमें आप अगर देखो तो जो कॉन्फिडेंस है वो इसमें ज्यादा आ रहा है, होल मिल्क का 83% आ रहा है। लिफ्ट थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन आपके पास होल मिल्क का कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके बाद होल मिल्क की
ठीक है, कि फ्रूट जूस और योगर्ट के बाद होल और मिल्क की प्रोबेबिलिटी आपके पास ज्यादा है। बट इसके अंदर वही बात है, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इन दोनों में से इनकी अकरेंस किसकी बेहतर है। तो वो किसकी बेहतर है, वो ऊपर वाले की है, कि जूस और होल मिल्क क्योंकि ज्यादा लिया जाता है, इस वजह से ये रूल जो है वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन दोनों के अकर करने की जो वो है वो सपोर्ट कम है। ठीक है, अच्छा अब रूल्स निकल है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आप इस तरह का एक प्लॉट बना सकते हो। ठीक है, अब ये बेसिकली हम लोगों ने ही ये प्रोरी हेल्पर की एक फाइल है, वो आप इंपोर्ट करोगे, उसके थ्रू आप ये प्लॉट बना सकते हो जहाँ पे सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और लिफ्ट आपको तीनों दिए गए हैं। सो लिफ्ट आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस पे सपोर्ट है, वाई पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, और जो लिफ्ट है आपके पास वो कलर उसमें है। ठीक है, सो जितनी ब्लू होती जाएगी टुवर्ड्स ब्लू, उतना लिफ्ट आपके पास ज्यादा आता जा रहा है। ठीक है, और तो ये वो अपने आप रूल्स को वो कर सकते हो। मेरे पास ग्राफ डिफरेंट बन रहा है। मेरे में लिखा है। कितना डिफरेंस? मेरे पास भी ऐसे different। आपके यहाँ पे। इसमें यह है कि आप इस फाइल को देखते हैं, हो सकता है ये रैंडम रूल सेलेक्ट कर रहा हो। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि जी ड्रॉप लॉट का एक फंक्शन है जो आपके पास इस कलर में ये प्लॉट्स लेके आता है। उसके अंदर एक और फंक्शन कॉल हो रहा है, मेन फंक्शन हमारा जो है वो ड्रॉप लॉट है। ठीक है, ड्रॉप लॉट जो है वो ग्राफ को कॉल करें। ठीक है, तो हम नीचे वाला तो यूज ही नहीं कर रहे। तो ये सिंपली जो फंक्शन है वो यही कर रहा है कि आप इसके अंदर ये तीन वैल्यूज देते हो, उसको ये फिगर साइज पे प्लॉट करता है, स्कैटर प्लॉट बना देगा, अल्फा ये रखेगा, और पीएलटी डॉट शो कर रहा है। आपको भी डिफरेंट बना? मेरा हाई लिफ्ट यहाँ पर आ रही है, लिफ्ट यहाँ पर आ रहा है, उनका पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है। 0.85 जहाँ पे आ रहा है फिर आपकी वैल्यू वो है, और इसकी लिए आपके पास जो लिफ्ट का ग्राफ है उसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 5.5 था इसका डिमेंशन, और लोएस्ट क्या है? -1.5। सो मेरी 2 से 4.5 जा रही है। ऊपर जो ऊपर उतना वो देखो, शॉर्ट जहाँ पे किया है इसमें हाईएस्ट लिफ्ट क्या आ रही है? 4.8 सर हमारी इसलिए लगा रहा है, हमने शॉर्टिंग नहीं की, मैंने उसकी किया इधर आएगी तो इसको उसमें सेव भी करो।
वही इंप्रेशन किया है तो हाँ लेकिन खैर वो तो मैंने भी नहीं किया ना। और जो निचली लाइन है वो भी फिर दोबारा कोड रन करना पड़ेगा, जहाँ पे हम उनको असाइन कर रहे हैं। नहीं आ रहा, सिर्फ हाइड्रेशन से फर्क तो नहीं आता है। नहीं इनका वो ग्राफ डिफरेंट है ना। तो गाइस ये आप लोगों का जो लेफ्ट का आप कलर चार्ट देख रहे हो ना, करना स्टॉप करके दोबारा एक दफा किया, हाँ उससे भी हो सकता एक है। दफा करना स्टॉप कर दो और उसके बाद फिर एक ही दफा चलाओ सारी से हो जाता है ना, इस तरह कई दफा होगा। बोलिए आप भी करना आपके लिफ्ट की जो बार है वो कहाँ से कहाँ तक है? 2 से मेरी है 1.5 से 1.5 से 5 तक जा रही होगी ना। 1.5 से 5.5। हाँ तो मेरे पास जो प्लॉट हुआ है वो 2 से 4.5 हुआ है। उसकी वजह से जो पॉइंट्स हैं वो मतलब कलर में फर्क आया हुआ है। लेकिन पॉइंट वही एग्जिस्ट करते हैं उसी पॉइंट पे, क्योंकि जो वैल्यूज हम इनको दे रहे हैं वो तो वही है ना, क्योंकि वो तो फॉर्मूलेस के थ्रू निकली हुई है। सो जो जितने जो लिफ्ट आई है मेरे पास फ्रूट योगर्ट होल मिल्क की योगर्ट के साथ वो 4.80 है। सो वो हर जगह यही आनी चाहिए। हाँ वो सिर्फ आपका जो वो है ना कलर, वो अगेन वही बात है कि एसएनएस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो शायद डिफरेंट हुआ होगा, उस तरह से हो रहा है। अच्छा चलो इसमें वैल्यूज अगर देखो ना, सब वैल्यूज तो सेम है। जो डेटा पॉइंट आ रहे हैं पॉइंट से उसी जगह पर डेटा पॉइंट उन्हीं जगहों पे आना चाहिए ना। लेकिन जो जो आपका जो वो है ना स्केल जो लेजेंड जो बना हुआ है लिंक कलर, सिर्फ कलर डिफरेंट है। 1.0 से और 0 से 1.5 से शुरू हो रहा है। तो अगर हम इसी वैल्यूज को अगर नीचे की तरफ, अच्छा चलो इनकी वैल्यूज अगर हम लिफ्ट की चेंज करा दें, जी तो ऐसा टॉप का जो डेटा पॉइंट है ये वाला 0, जहाँ पे मेरे पास ये जो सबसे हाईएस्ट लेफ्ट आपकी कहाँ पे आ रही है? नहीं नहीं ये हाईएस्ट लेफ्ट नहीं है, डार्क ब्लू कलर है जो ऊपर टॉप पे है। हाँ ये मेरी 85 से भी ऊपर आ रही है। वही टॉप लेफ्ट तो पे, हाँ आपके स्पेक्ट यहाँ पे है। ऊपर करो अपना कोड ऊपर करो। नहीं ये यहाँ पे जो हुआ है अच्छा सर विवास में मेरा ख्याल है इनको जो हमने नोटबुक दी है ना वो अपडेटेड नहीं है, जो सी आपके सोल्यूशन पे जा रही है वो अपडेटेड थी। हाँ तो ये जो कोड ये जो यहाँ पे जो हम असाइन कर रहे हैं देखो ये सही हुए में आपके पास कहीं पे वैल्यू गलत तो नहीं असाइन है भी। सपोर्ट को सपोर्ट के इक्वली हुआ हुआ हाँ वो मैं देख और लेफ्ट भी लेफ्ट रूल्स और लेफ्ट कन्विक्शन रूल्स और कन्विक्शन कॉन्फिडेंस रूल्स और कॉन्फिडेंस सपोर्ट रूल्स और सपोर्ट और सपोर्ट कॉन्फिडेंस और लेफ्ट तीनों नहीं ना। आपने देखो कन्विक्शन प्लॉट की हुई है गाइस, जब आप इसमें प्लॉट कर रहे हो ना तो आपने यहाँ पे लिफ्ट की बजाय कन्विक्शन प्लॉट की हुई है। अब ठीक है। सपोर्ट ग्राफ में सपोर्ट 3 चीजें देनी है, सर सपोर्ट हम कॉन्फिडेंस और चार लेफ्ट। है, सपोर्ट कॉन्फिडेंस लिफ्ट और कन्विक्शन। हाँ सो कन्विक्शन हम अभी प्लॉट करके नहीं देख रहे ना, तो आप फिर हम यहाँ इसे पे हटा दें तो हाँ और कन्विक्शन ये जो आप एपी डॉट ड्रॉ प्लॉट का फंक्शन है इसके अंदर आपने लिफ्ट सही हो प्लॉट गया। करना। हाँ वो कलर स्केल पे हमने आपने कन्विक्शन प्लॉट किया हुआ था, इस तरह से वैल्यूज डिफरेंट आ रही थी। चलें कोई नहीं।
ठीक हो गया। तो अब इस ग्राफ से आइडिया क्या हो रहा है? इस ग्राफ से ये हमें ये आइडिया हो रहा है कि आपके पास कॉन्फिडेंस की जो वैल्यूज हैं वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, मतलब सबसे हाईएस्ट जो कॉन्फिडेंस आ रही है वहाँ पे लिफ्ट हमें जो मिल रही है वो कहीं 3 से 3.5 के दरमियान है, और लेकिन वहाँ पे क्या है कि सपोर्ट नहीं है। ठीक है, सो जिधर आप अगर सपोर्ट पे जाते हो, जहाँ पे ये हाईएस्ट सपोर्ट मिल रही है, वहाँ पे लिफ्ट इतनी अच्छी नहीं मिल रही है आपको। ठीक है, और जहाँ पे हाईएस्ट लिफ्ट है आपके पास, वहाँ पे आप, वही बात है, ट्रेड ऑफ है कि सपोर्ट अच्छा नहीं हमारे पास। वहाँ पे सपोर्ट नहीं अच्छा, और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा वो है, 50-55% है। ठीक है, सो ये वो आपकी जो रूल्स की परफॉर्मेंस है ना, ये जो प्लॉट है ये बता रहा है। सो ये जितना प्लॉट टुवर्ड्स राइट ये डेटा पॉइंट्स खींचते जाएंगे उतना अच्छा रूल माइनिंग होती है। ठीक है, कि आपकी हाईएस्ट सपोर्ट के साथ हाईएस्ट कॉन्फिडेंस और हाईएस्ट लिफ्ट, तो जो टॉप राइट वाला कॉर्नर है ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपके पास सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सबसे अच्छा रूल जिसको मैं कह सकता हूँ वो होगा जो टॉप राइट कॉर्नर पे होगा, और उसका कलर भी जो इस स्केल पे वो होगा। हाँ, बट चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक है नेटवर्क ग्राफ। नेटवर्क ग्राफ क्या कहता है? नेटवर्क ग्राफ यही होता है जो हमने ऊपर जो बनाए हैं अपने रूल्स। ठीक है, सो लेट से मैं देखना चाहता हूँ कि यार योगर्ट या अगर होल मिल्क देखो आप, तो होल मिल्क मेरे पास 3 इधर आ रहे हैं, 4 5, तो मोस्टली जो कॉन्सिक्वेंट में होल मिल्क ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सो मैं एक कंसाइज इंफॉर्मेशन जो आगे अपने बिजनेस को भी दिखाना चाहता हूँ, या खुद भी एक समराइज करके देखना चाहता हूँ कि कौन सी चीजें हैं जो होल मिल्क के साथ लिंक्ड हैं, कौन सी चीजें हैं जो रोल्स बंस के साथ लिंक होती हैं। सो उसके लिए हमारे पास ना इस तरह का नेटवर्क ग्राफ होता है जिसके अंदर 2 नोड्स होती हैं और एक एज होती है। ठीक है, जो बता रही होती है कि ये कहाँ से जाएगा। जिस तरह अगर यहाँ पे एग्जांपल देखो, तो आपके पास यहाँ पे देखो, तो ए जो रिलेटेड है वो कितनों चीजों के साथ है, ई डी सी और बी के साथ और एफ के साथ, जबकि जी सिर्फ एफ के साथ है। ठीक है, सो एक ये अनडायरेक्टेड होता है, फिर डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं, फिर वेटेड होते हैं। सो ये आप इसके साथ चेंजेस कर सकते हो कि आपने डायरेक्टेड बनाना है या वेटेड बनाना है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं। इनको प्लॉट कैसे करते हैं? तो हमारे पास एप्रियोरी हेल्प के अंदर ही, फाइल के अंदर आपके पास ड्रॉ ग्राफ का एक फंक्शन है। ये ग्राफ क्या करेगा, ये आपको ये नेटवर्क ग्राफ बना के देगा। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, और इसके अंदर हो क्या रहा है कि होल मिल के अंदर सारी की सारी चीजें जा रही हैं। मतलब वॉफल का लिंक भी होल मिल के साथ है, शुगर का भी होल मिल के साथ है, शुगर का अदर वेजिटेबल के साथ भी है, मार्ग्रेन का होल मिल के साथ है। सो बेसिकली अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो एक पॉपुलर कॉन्सिक्वेंट बंदा है वो कौन सा है? होल मिल्क। और एक और पॉपुलर कॉन्सिक्वेंट है वो क्या है? रोल्ड बंस। और एक तीसरा है जो कि जहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यूज आ रही हैं, जो कि योगर्ट्स और अदर वेजिटेबल्स भी हैं। योगर्ट और अदर वेजिटेबल भी है। ठीक है, सो मोस्टली जो है वो थोड़ा सा बाइस्ड डेटा सेट था हमारा तो वो ज्यादातर जो स्मूदीज और मिल्क शेक लवर्स पे ही जा रहा है कि वो कर्ड या योगर्ट या फ्रूट वेजिटेबल सीरियल्स और होल मिल्क के साथ हैम, सॉसेज, ट्रॉपिकल फ्रूट उधर, और अगर आप यहाँ देखो तो ये सोडा, बंस, ये चीजें, वेजिटेबल्स, मार्गरेन, फ्रैंकफर्टर, स्लाइस चीज। ठीक है, सो ये चीजें आ रही हैं यहाँ पे। तो ये एक अच्छी विजुअलाइजेशन होती है नेटवर्क ग्राफ की फॉर्म में आपकी जो रूल्स की, जो आप आगे बिजनेस को भी दिखा सकते हो। तो ये वन हॉट इनकोडिंग की सही थोड़ा दोबारा बता देंगे। वन हॉट एनकोड जो ऊपर की है, हाँ, ये जो हमने जो ट्रांजैक्शन इनकोडर से किया था वो थोड़ी समझ नहीं आई, हमने किस तरह से किया था। जो ट्रांजैक्शनल कोडर होता है ना वो डिमांड करता है कि उसको आप प्रोवाइड करो एक लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, ठीक है, कि एक लिस्ट होगी उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट पड़ी होंगी और बाकी काम वो खुद करेगा।
सो इसमें क्या लिस्ट ऑफ लिस्ट समझ नहीं आई? वो हमने प्रोवाइड कर दी। ये टी डॉट कॉलम्स जो हम ट्रांजैक्शन टी कॉलम्स नहीं चला, नहीं आगे वो है, इस कॉलम्स के बाद ना डैश भी है। वो डाली ट्रांजैक्शन कोड हैज नो एट्रीब्यूट कॉलम्स। टी ही है आपका ऊपर ट्रांजैक्शनल एंड को टी डॉट एरे अरे टी अरे में तो ट्रू फॉल्स पड़े हैं सारे। अच्छा, आपका फिर ये वर्जन का डिफरेंस होगा फिर कि नेक्स्ट वर्जन में उन्होंने ये निकाल दिए उसमें से। तो आप इसको करो ना, टी डॉट करो, आगे टैब दबाओ, क्या क्या चीजें आती हैं। ट्रांसफॉर्म, सेट पैरामीटर्स, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, गेट पैरामीटर्स। गेट पैरामीटर्स करो थोड़ा। अच्छा, और क्या आ रहा है इसमें? फिट और फिट ट्रांसफॉर्म। अच्छा, और अगर आप टी एरे डॉट करो, टी अरे जो टी ओके वाला। हाँ नहीं, टी डॉट तो कॉलम ही नहीं दे रहा क्योंकि इसमें हमारे पास वो पड़े हुए हैं कॉलम बुलियन वेरिएबल्स होंगे, कुछ होंगे, आइटम डॉट वैल्यू, कुछ वैल्यू इसको किसी एरिया में शो करके प्रिंट करके देखते हैं उसे। नहीं, हाँ करेक्ट फ्रेम करना है, टाइप इसकी डाटा फ्रेम ना आके नहीं डॉट आइटम है। तो आपने जब नीचे डाटा फ्रेम बनाया था उसके अंदर कॉलम्स उसमें खुद ही लेनी है, कॉलम में क्या प्रोवाइड किया? कॉलम्स यहाँ पे ये हमें लेंथ दे रहा है फिर कॉलम की वो देख नहीं रहा। यहाँ पे ले ली इसने। ये आपको उसमें कोई इशू होगा, इसको आप रीस्टार्ट करो कर्नल और ऊपर से नीचे दोबारा रन करो, क्योंकि अगर डाटा फ्रेम में कॉलम्स इक्वल टू टी कॉलम्स वो ले रहा है तो उसको प्रिंट भी करना चाहिए। बारी बारी चलाओ सेल। अब आ गए कॉलम्स। रूल बनाने के बाद कॉलम देख रहे हैं हम। आ गया। नहीं ये उधर तब देखने हैं वो आगे ऊपर से नीचे बारी बारी करेगा। रूल बनाने के बाद हम कॉलम देख रहे हैं ऊपर। नहीं वो तो टी में पड़ा हुआ है ना। सारी बात है, एक दफा आप पूरा चला चुके हो उसको। हाँ वो फिर हो ऊपर गया। जाके ऊपर से कॉलम देख रहे हो, वो तो वो रूल्स पे पहुंचा हुआ है, आप उसको कह रहे हो नहीं नहीं तू आना चेंज हो गया हमारे पास टी। नहीं रूल्स का तो डिफरेंट डाटा फ्रेम है ना, तो हमने डाटा फ्रेम को एक्सेस करके देख रहे हैं ना इसको। नहीं, कर्नल का इशू था वो। वो तो डाटा फ्रेम बन गया ना। हाँ, ये तो टी के नाम से था। मैंने रन ऑफ किया तो चल पड़ा टी डॉट कॉलम्स। डाटा फ्रेम में कॉलम भी तो दे रहे हैं ना। नहीं वो डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया ना। हो गए कन्वर्ट। ठीक है, हम तो टी में चेक कर रहे हैं। हाँ, अब आप ऊपर जाके फिर टी के कॉलम देख रहे हो, हालांकि वो डाटा फ्रेम के अंदर है चीज। नहीं डाटा वो तो एक अलग चीज है, डाटा फ्रेम में एक अलग चीज बन गई। अच्छा, सो गाइस अब ठीक है, वो इसमें से भी हम चेक कर सकते हैं। उनका क्या मतलब है, हम डाटा फ्रेम में से भी कॉलम चेक कर सकते हैं जो हमने बना ली। हाँ वो तो विजुअली तो आ रहा था। ठीक है, हो गया मसला क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास एसोसिएशन रूल माइनिंग में गाइस कोई चीज, कोई इशू? गाइस रूल माइनिंग क्लियर है सबको? जी क्लियर है। फिर अभी ये ग्राफ आ गया, अब हम इसको ही भेजते हैं, हम अपना वो जो यूज केस है वो बनाएंगे। हाँ, इस ग्राफ को देख के क्या अब आपको पता चल गया कि आपने
अपना मिनिमम थ्रेशोल्ड से फ्रीक्वेंट आइटम सेट भी निकाल लिए हुए, उसके बाद अपने जो रूल्स थे उनको भी शॉर्टलिस्ट कर दिया हुआ है कॉन्फिडेंस की बेस के ऊपर, क्या मिनिमम कॉन्फिडेंस 50% से ग्रेटर वाले रूल्स आ गए हैं। अब इन रूल्स के ऊपर अब आप अपनी कोई भी आगे जो भी कैंपेन करनी है या इसके ऊपर कोई भी एनालिसिस करना है, अब आपको सिर्फ ये पता चल गया कि होल मिल्क जो है उसको आप अपने स्टोर में मल्टीपल जगहों पे कहाँ कहाँ रख सकते हो बाकी चीजों को अपसेल करने के लिए। ठीक है कि अब दो चीजें हैं कि ये जो कौन कौन सी चीजें थी कि शुगर वाला बंदा भी होल मिल्क लेगा, दही वाला भी लेगा, सीरियल वाले ने भी होल मिल्क लेना है, सिर्फ एक यूज केस बता रहा हूँ। ट्रॉपिकल फ्लूड वाले ने भी होल मिल्क की डिमांड है। सो होल मिल्क को इन सारी जगहों से या तो करीब रख लो, हर चीज ये सारी चीजें जो है इकट्ठी एक ही शेल्फ पे आगे पीछे रख लो, सो दैट कस्टमर एक्सपीरियंस ना हो। अगर आपके स्टोर पे रश बहुत आता है उसको कम करना है, सो ये सारी चीजें एक जगह पे रख दोगे तो जो रश है वो कम हो जाएगा बाकी स्टोर में, जो बाकी जो लोग हैं वो बाकी जगहों पे नहीं जाएंगे, सिर्फ यहीं से उठा के ले जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट अप्रोचेज है ना किस तरह आपने करना है। अगर आपको ये मसला है कि आपने बाकी लो सेलिंग आइटम्स को अपसेल करना है तो फिर इन आइटम्स जिनकी एसोसिएशन बहुत आई है अच्छी, उनको थोड़ा दूर दूर फैला के रख दो, सो दैट के लोग वो चीज लेने के लिए थोड़ा ट्रैवल करें और बाकी चीजों की जो वो है वो भी ऑर्गेनिकली इंक्रीज हो जाए उनकी वो। और इनके अलावा आप ये कर सकते हो कि यूज केस पे ये भी बन सकता है कि यार ये जो चीजें हैं ये फिर होल मिल्क अगर शॉर्ट हो जाता है आपके पास तो ये बाकी सारी चीजों की डिपेंडेंसी भी वो हो जाती है। शामिल भी एक चीज मैं पूछूं, एक चीज ये पूछी थी कि ये जब जैसे यहाँ पे आप आते हैं ना इस डेटा फ्रेम में जैसे हमने रूल्स का बनाया है, तो इधर ये हैं इंसेंटिव्स हैं कॉन्सिक्वेंस हैं, ठीक है, ये इसी तरह ना मतलब हमारे पास तो मतलब कि कोई ना कोई ऑफर्स आ रही होती हैं या फॉर एग्जांपल कोई चीज आ रही होती है, ठीक है, तो जिस तरह ये मतलब के दरमियान में कॉमा सेपरेटेड है, ठीक है, साथ मतलब ये रूल्स के अंदर इनको देखें ना, फर्स्ट कॉलम को अगर हम देखें तो इधर सीरियल है पहली वाली चीज, ये तो ठीक है, मतलब अगर इसके हम डाटा फ्रेम के अंदर से इसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट उठाते हैं तो ये ब्रैकेट्स खत्म हो जाती है, ठीक है, फिर बस दरमियान में ना जैसे हम 7th के बाद देखें, 7th के बाद ये कॉमा सेपरेटेड आ जाते हैं, तो अगर हम इसको जब मैं इसको करता था डिप्लॉय करता था, ठीक है, वेब के ऊपर, तो वहां पे फिर ये चल मतलब कॉमा सेपरेटेड वाली चीजें नहीं आ रही, मतलब कि वहां पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई बंदा अगर सीरियस खरीद रहा है तो आउटपुट मुझे इस तरह की मिले कि वहां पे लिखा है होल में, अगर कोई सीरियस खरीद रहा है तो वो होल मिल्क भी खरीदेगा, या फिर अगर मैं होल मिल्क ला रहा हूँ तो वो सीरियस नेक्स्ट आइटम आ जाए तो उसका। वो कॉमा सेपरेटेड ये नहीं दे रहा मुझे, ठीक है, पाइथन मतलब नहीं दे रहा, तो इसको फिर मतलब अगर जावा पे करूँ तो उस पे हो रहा है, तो इसको कैसे मैं मतलब उधर टैली करूँ? यार ये है ना कि आप मेरे पास ऑफर आती है वहाँ पे बेसिकली, मतलब कि अगर एक वॉइस की ऑफर आ गई, अगर एक वॉइस बंदा वॉइस का पैकेज लगा रहा है तो मैंने ये देखना है कि वो इंटरनेट का भी लगा रहा है, और मैंने उसको एक ऐसे डिप्लॉय करके देना है उनको कि उन्होंने बस क्लिक करना है, उन्होंने बस ऊपर लिखना है वॉइस और नीचे वो बता दे कि यार इंटरनेट भी ये बंदा इस्तेमाल कर रहा है और ये बंदा टिकटॉक भी इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको इस लिहाज से इसका इंडिविजुअल पैकेज बनाओ। तो ये मुझे थोड़ा सा बताते हैं मतलब इससे सेपरेटेड कॉमा से इसमें ये चीज है ना कि पहली चीज तो ये है कि इनको तो चेंज करेगा कि मेरे पास सिंगल एंटीसीडेंट कौन से हैं, 2 वाले कौन से हैं, 3 वाले कौन से हैं। हाँ, तो वो तो लेंथ चेक हो जाएगी कॉमा बेस पे कि कितने कॉमा आ रहे हैं, अगर एक कॉमा आ रहा है दैट मीन्स कि उसके अंदर 2 आइटम है, उनको फिर तू कॉमा के ऊपर स्प्लिट भी कर सकता है। तो इसके अलग फंक्शन होगा। हाँ, पाइथन में अलग ये फंक्शन के थ्रू पाइथन में करना है, जावा पे करना है। अब तो कर दिया मैंने वैसे जावा पे हो गया, अगर पाइथन में करना होगा हाँ, पाइथन में तो सिंपली इसको फंक्शन की बना के या वो जो डॉट अप्लाई करके कोई भी फंक्शन इस पे अप्लाई कर दे हर एक रो के ऊपर, वो करेगा क्या कि आपके पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को स्प्लिट, पहले तो ब्रैकेट्स रिमूव करेगा वो, जब ब्रैकेट्स दोनों रिमूव हो जाएंगे उसके बाद कॉमा के ऊपर स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करके जो वैल्यूज आएंगी उनको स्टोर कर लेगा लिस्ट में अपने, और स्प्लिट करेगा तो लिस्ट वैसी बन जाएगी। फिर उस लिस्ट के ऊपर आप लेंथ लगा दोगे कि इस एंटीसीडेंट पे कितनी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, लेंथ कितनी है इसकी, 1 है, 2 है, 3 है, वो फिर आप जो 3 वाली हैं उनको अलहदा कर लेगा, ठीक है, एक अलहदा डाटा फ्रेम में, और
वो सिर्फ वही लोग आएंगे जहाँ पे 3 एंटीसीडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो लिस्ट के फंक्शंस है हमारे पास इंडेक्सिंग के, लिस्ट 0 वाला पहले कॉलम में डाल दे, 1 वाला दूसरे में, 2 वाला तीसरे में, तो तेरे पास 3 वालों के अलग कॉलम्स वाला डाटा फ्रेम बन जाएगा। मैंने ना उनके रैंक बना लिए थे, रैंक बना मैंने लिया। उनके रैंक बना लिए थे, तो वो रैंक वाइज पे मतलब कि अगर एक दफा मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे योगर्ट डालता हूँ तो वो एक दफा में मुझे मिल्क दिखाएगा, रैंक 1 में मिल्क है, फिर रैंक 2 में फ्रूट एंड वेजिटेबल है, और फिर रैंक 3 में जूस है। मतलब वो भी रैंक रूल वाइज बना लिया कि अगर ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि वो कौन सा ना होल मिल्क ही खरीदेगा, फिर उसके बाद रैंक 2 प्रोबेबिलिटी ये है कि ये सेकंड चीज खरीदेगा, इसको ऐसे कैटर किया मैंने। हाँ, लेकिन एंटीसीडेंट के अंदर तो रैंकिंग मतलब इसमें कोई रैंक नहीं है यहाँ पे कि उस तरह का ना मतलब हाँ कि उसमें फ्रूट और रूट मतलब वेजिटेबल, एंटीसीडेंट के अंदर कोई वो नहीं है, हायरार्की नहीं है कि पहले ये चीज आएगी फिर ये चीज होगी। ये पूरा एज अ होल एक ही चीज कंसिडर हो रही है ना। तो अब इसके अंदर मेरे यूज केस में भी यही था कि अभी यहाँ पे देखो तो ये मैक्स जो वो 3 वाला हमने ऊपर देखे थे जो हमारे पास पहले रूल्स में आ रहे थे, वो यहाँ पे हमें फाइनल रूल्स के अंदर नहीं नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि हमने 50% कॉन्फिडेंस का थ्रेशोल्ड लगाया, सो जो उसके मिनिमम थे वो सारे पहले ही रिमूव हो गए, तो सिर्फ 2 वाले और 1 वाले नजर आ रहे हैं हमें। और उसमें से भी जो अच्छे हैं वो 2 वाले ही हैं ज्यादा। हैम और होल मिल्क का भी है 62%। ठीक है गाइस, किसी का मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लोज करते हैं। मेरी कल हम लोगों ने डीबी स्कैन कह रहा हूँ, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करेंगे स्टार्ट, जो कि हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ नॉन क्या कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की जो हमारे पास थर्ड टेक्निक है, दैट इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। उसके लिए पीसीए का एल्गोरिथम है जो कि हम इमेजेस डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करके उसकी डायमेंशंस को रिड्यूस करेंगे। जी, साथ की क्वेश्चन आपका। हाँ जी, स्लाइड्स काइंडली इसमें पीपीटी में अपलोड करवा दें, क्योंकि पीडीएफ में उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, क्योंकि एनिमेशन नहीं रन होती। कई दफा रिक्वेस्ट अच्छा होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक इशू ये था कि वो मैंने ब्रेक में भी डिस्कस किया यहाँ पे, तो वो ये है कि जब आप एलएमएस के ऊपर स्टार्ट करते हो लेक्चर ना, तो स्टार्ट में ये हुआ है कि जब हमने टाइमिंग शिफ्ट की है तो एलएमएस के ऊपर ना, ये देखिए एलएमएस के ऊपर जो टाइमिंग थी वहां से लेक्चर स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो हम लोग इंडिविजुअल अलग से लिंक भेज के लेक्चर स्टार्ट करते थे। तो अब इसमें यह है कि मैं टाइमिंग का इशू अब एलएमएस पे थोड़ा रिसॉल्व हो गया, तो अब इकट्ठी ना कंबाइन पूरा जो स्टैक है वो वहां से एलएमएस के ऊपर हम एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे, सो दैट वो जब आप उसको रिविजिट करते हो तो वहां पे डाउनलोड एज पीपीटीएक्स की ऑप्शन आ जाए। और रिविजिट का पता है ये ऑप्शन डाउनलोड एज पीपीटीएक्स का आप लोगों को साथ? जी पता है। जी पता है। हाँ, सो ये होगा कि चलो कल का जो लेक्चर है वो अब तक जितना भी पूरा स्लाइड डेस्क है वो वहां के ऊपर मैं ऐड करके और फिर लेक्चर वहां से स्टार्ट करूंगा, सो दैट के आपके पास वो एज पीपीटीएक्स अवेलेबल हो जाए। क्योंकि कल का जो है हमारे पास वो आखिरी लेक्चर होगा इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स डेटा साइंस के जो हैं, तो वो फिर पूरा स्लाइड डेस्क ना एक साथ ही डाउनलोड कर लीजिएगा आप। टोटल अभी से हमारी क्लासेस कितनी रह गई हैं? क्लासेस हमारी एक कल की है और परसों फिर हम उसको फ्लास्क और AWS की डिप्लॉयमेंट पे देखेंगे, और उसके बाद एक यहाँ पे वैसे कंटेंट हमारा खत्म हो जाएगा संडे को मोस्ट प्रॉब्ली, तो ऊपर एक क्लास लगेगी। ये यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि टाइम सीरीज के ऊपर एक लेक्चर दे दें, तो जो मंडे है वो ऑफ करेंगे, तो ट्यूसडे या वेंसडे को शेड्यूल कर लेंगे, देखेंगे एक ताक रात जिधर नहीं बंदी होगी उस दिन कर लेंगे। ठीक। कल भी होगी कल। तो उसके अंदर एक हम लोग टाइम सीरीज को डिस्कस कर लेंगे और दूसरा उसमें हम ये करेंगे कि जो आपका जो फाइनल एग्जाम है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, फिर जो आपका वे फॉरवर्ड है
आफ्टर दिस कोर्स क्या आपकी होनी चाहिए चीजें जो आपको फॉलो अप रखना पड़ेगा जिन चीजों पे, या फिर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से रिज्यूमे बिल्डअप और इस तरह की चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से रिलेटेड। जी जी। ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो है बेसिकली वो रेगुलराइजेशन का ही पार्ट है या ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं? रेगुलराइजेशन डिफरेंट चीज है। अच्छा, बेसिकली रेगुलराइजेशन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ये दोनों हम अपनी मॉडल को ओवरफिट होने से रोकने के लिए करते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। सो बेसिकली जब हम ट्यूनिंग की बात करते हैं दैट मीन्स के इम्प्रूविंग योर रिजल्ट्स, ठीक है। सो उसके अंदर अगेन ये चीज आ जाती है कि आपके रिजल्ट्स अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग से बुरे आते हैं। सो अगर एक अच्छा ट्यून मॉडल है तो उसके अंदर ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग नहीं है तभी वो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ठीक है। सो अंडरलाइंग इसका मतलब वही है कि आपको ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग से बचाता है, और जो रेगुलराइजेशन होती है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट उसी पे डालती है ओवर फिटिंग को कम करने में। ठीक है, तो जो क्रॉस वैलिडेशन है उससे किस तरह से ओवर फिटिंग कम होती है? क्योंकि मैंने कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा है कि क्रॉस वैलिडेशन जो है ना वो भी ओवर फिटिंग को रोकता है, लेकिन क्रॉस वैलिडेशन में तो ये है कि हमने वो ट्रेनिंग सेट के अपने जो है ना वो डिफरेंट फोल्ड्स बना के उनके ऊपर हम लोग जो है ना वो मॉडल को रन करके उससे हम जो है ना डिफरेंट एरर एस्टिमेशन आ जाती है हमारे पास। तो एरर एस्टिमेशन हमारे पास डिफरेंट आती हैं। लेट्स से 5 फोल्ड मैंने क्रॉस वैलिडेशन लगाई, उसके बाद मेरे हाँ पास 5 डिफरेंट एरर्स आ गए, फिर उनके 5 डिफरेंट का एक एवरेज एरर आ गया मेरे पास। एंड में जो मेरे पास मॉडल बना है उसमें जो पैरामीटर्स होंगे वो भी सब जो है वो एवरेज होके उन 5 फोल्ड्स के आएंगे। नहीं 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 नहीं, वो तो फिर ऐसे इसमें नहीं है, वो उन्हीं में से ही होता है। बेसिकली मकसद ये होता है आप लोगों का हमारा कि जब क्योंकि एवरी टाइम जब आप मॉडल को रीट्रेन करते हो तो आपके पास, या जब आप स्प्लिट करते हो तो हमने एक उसका क्राइटेरिया रखा होता है कि यार जो हम रखते हैं कि 30% आपने टेस्ट में डालना है, 70 ट्रेन में करना है, फिर उसके बाद रैंडम स्टेट डिफाइन भी करते हैं, ठीक है। सो के फोल्ड का फायदा क्या होता है कि जब आप लेट से मैंने मॉडल चलाया, मेरे पास 40% एक एक्यूरेसी आ गई, मैंने दोबारा चलाया, क्योंकि मॉडल की जो ट्रेनिंग है वो तो हर दफा थोड़ी सी तो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जब मैं 5 टाइम्स मैं उसको चला देता हूँ, सो मेरे पास एज अ होल मॉडल की जो पिक्चर है परफॉर्मेंस की वो आ जाती है इन टर्म्स ऑफ एवरेज। क्या अच्छा 5 में से या 10 में से 5 दफा जो है वो मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो एवरेज उसकी एक अच्छी आ रही है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ये हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये इंक्लूसिव होता है कि आपकी ट्रेनिंग भी उस पर डिपेंडेंट हो जाती है कि सीरीज मैंने 5 कर लिया तो दैट मीन्स के जो ट्रेन है वो 5 दफा हो गया, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग एक दफा ही होती है उसकी, और जो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेनिंग के फोल्ड में करते हो तो वो दोबारा से ट्रेन उसको कर रहा होता है, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर रहा होता अपने पास, ठीक है। तो ठीक है। इससे जो क्या कहते हैं बेहतर कैसे होती है, इससे आप अंडर फिटिंग तो बेहतर कर सकते हो। अंडर फिटिंग ये होता है ना कि आपका मॉडल लर्न ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो हम उसको डिफरेंट इंस्टेंसेस में भेजते हैं कि, और फिर हम उसका इंडिविजुअल स्कोर देख लेते हैं, सॉरी एवरेज स्कोर देख लेते हैं कि एवरेज स्कोर अगर मेरा बेहतर आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी एक इंस्टेंस पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बाकियों पे क्योंकि रैंडम शफलिंग हुई है तो वो शायद अच्छा चल पड़ा है। ठीक है, मतलब मॉडल फिर वो किस पे, मतलब जो अगर मैंने अपने पूरे सेट के जो डेटा है मेरे पास उसके 5 फोल्ड्स बनाए हैं तो वो पूरे 5 फोल्ड्स पे ट्रेन होगा वो, और फिर उसके बाद 5 फोल्ड्स पे ट्रेन होने के बाद अगर वो एक एक फोल्ड उठा के उसको उसके ऊपर टेस्ट कर रहा है तो वो तो फिर ऑलरेडी उसने मॉडल ने तो डेटा देखा हुआ है वो। हाँ जी हाँ जी। नहीं, वो एज अ होल पूरे मॉडल ने डेटा देखा हुआ है, लेकिन उस आइट्रेशन पे तो वो एक्सक्लूसिव है ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, और बट दूसरी, इसमें ये है साथ के मतलब ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट हैं, बट अगर आपके पास
आप बिल्कुल आपका जो प्लेन मॉडल जो इसको कहता हूँ मैं, पहली इटरेशन जो मेरी रन है, अगर मेरी पहली इटरेशन का जो रन है उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी है, मतलब अराउंड 50-60 या इस 50 से भी बिलो 50 है, सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय डाटा सेट, या मेरा जो ईडीए है या जो मेरा फीचर्स इंजीनियरिंग है वो इतनी बेहतर नहीं हुई हुई। सो कुछ चीजें जो मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ, तो अगर मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो मेरा पहली चीज जो होगी वो यही होगी कि यार मैं किसी तरह अपने फीचर्स को और अच्छा बेहतर बनाऊं, बजाय इसके कि मतलब मैं रिलाय करूं ऑन क्रॉस वैलिडेशन या के फॉल्ट मेथड्स के ऊपर। ठीक है, ठीक है। और दूसरा हमने तो वो एक जो और पहली ब्रेक आप सही रखते हो ना, तो वो चीज होती है कि आप ईडीए जो है फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन, बिकॉज जितनी मैनुअल इनपुट आप दोगे ना वही आपको वो उतना ही फ्रूटफुल होता है। तो बाकी जो चीजें होती हैं उनसे इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता, आपके पास पॉइंट मतलब 1% 2% इतना फर्क आ जाएगा, लेकिन मेजर जो डिफरेंस आता है वो आपके पास आपकी जो मैनुअल इनपुट है, जो डाटा सेट है, उसी से आता है। अच्छा, दूसरा एक और चीज मैं देख रहा था कि क्लासिफिकेशन के केस में हमें जो है ना वो नॉर्मल के फोल्ड वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन नहीं चलती, उसमें स्ट्रेटिफाइड क्रॉस वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हम्म। हमने जो टाइटैनिक वाला जो किया था, एडवांस क्लासिफिकेशन की थी, उसमें हमने जब वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए CV इज इक्वल टू 5 दिया था उधर, हम्म। उस केस में वो जो CV इज इक्वल टू 5 था वो स्ट्रेटिफाइड ऑटोमेटिकली वो हो रहा होगा, या हमें वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो ये उसको स्ट्रेटिफाइड क्रॉस वैलिडेशन करे, या वो उधर के फोल्ड ऑटोमेटिकली कर रहा होगा? वो जो हमने जो लगाया था ना CV=5, वो ग्रिड सर्च में लगाया था, सही है। ग्रिड सर्च में भी लगाया था और रैंडमाइज हाँ, उसमें सो सर्च वो में भी लगाया क्यों मतलब वो ये है कि वो आपने के फोल्ड का अलग से कोई एल्गोरिदम नहीं लगाया, आपने ग्रिड सर्च और रैंडमाइज सर्च सीवी के अंदर ही उसको इम्प्लीमेंट किया। सो ग्रिड सर्च और रैंडमाइज सर्च सीवी ऑलरेडी क्लासिफिकेशन के ही एल्गोरिदम्स हैं, तो आप इसको स्टडी भी कर सकते हो उनके पैरामीटर्स में जाके कि ये जो क्रॉस वैलिडेशन ग्रिड सर्च से होती है स्ट्रेटिफाइड होती है या दूसरी सिंपल होती है। सो मेरे ख्याल से वो स्ट्रेटिफाइड ही होगी, क्योंकि वरना तो वो, क्योंकि ग्रिड सर्च सीवी जो है वो है ही क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है। हाँ, सो वो स्ट्रेटिफाइड ही होती है। वो रिग्रेसर्स के लिए नहीं होती है ग्रिड सर्च या रैंडमाइज सर्च? और उनके लिए क्या कहते हैं आप, अब अपना जो जिस तरह एल्गोरिदम है वो अंदर आपको बताना पड़ता होगा ना कि ये रिग्रेशन का के लिए कर रहे हो आप या क्लासिफिकेशन कर रहे हो। सो वो वो तो उनके जब लिए हम, जिस तरह हमारे पास उसका कोई ना एल्गोरिदम, वो भी जो नाम है वो डिफरेंट होगा उसमें। ठीक है, क्योंकि वो जब हम लोग रैंडम फॉरेस्ट का वो क्लासिफायर को हम लोग इंपोर्ट करते हाँ, हैं ना, उसमें क्लासिफायर क्लासिफायर। चलाते हैं, हाँ। सिमिलरली उसका रिग्रेसर भी होता है। बट उसमें ये देखो ना कि रिग्रेशन में आप उसकी ट्यूनिंग जो होती है वो पैरामीटर्स, किन पैरामीटर्स पे होती है? पैरामीटर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि अगर रिग्रेशन में भी हाँ, उसने ट्री बनना तो बेस्ड, अगर ट्री बेस्ड है तो उसके सेम रहेंगे। ट्री बनेगा तो उसमें मैक्स डेप्थ आ जाएगी, मिनिमम सैंपल लीफ आ जाएंगे। हम्म, ऐसे ही है। तो वो जो मॉडल आप उसमें पास करेंगे ग्रिड सेट सीवी के अंदर, उसकी बेसिस के ऊपर फिर वो देख लेगा कि जो आपने मॉडल दिया वो डिसीजन ट्री रेग्रेसर दिया या क्लासिफायर दिया। सो पूरी वर्किंग फिर वो उस हिसाब से अपनी शिफ्ट कर देगा। और कोई है उधर? नहीं, बस ओके, थैंक यू। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।